नमस्कार। तो चलिए आज एशिया के भूगोल की दुनिया में एक सफर पर निकलते हैं। इन स्टडी नोट्स के आधार पर हम इस विशाल और अनोखे महाद्वीप की एक-एक भौगोलिक खासियत को समझने की कोशिश करेंगे। तो आज हम क्या-क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम दुनिया के 7 महाद्वीपों पर एक सरसरी नजर डालेंगे। फिर हम सीधा एशिया में आएंगे और यहाँ के बड़े-बड़े पठारों की बात करेंगे। उनमें से कुछ को थोड़ा और करीब से जानेंगे और आखिर में इस महाद्वीप की जान यानी यहाँ की प्रमुख नदियों को समझेंगे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। देखिए, एशिया की खासियतें समझने से पहले ये जानना ज़रूरी है कि पूरी दुनिया के नक्शे पर ये कहाँ आता है। तो चलिए पहले एक बड़ा ग्लोबल व्यू लेते हैं। तो चलिए एक बहुत ही बेसिक लेकिन ज़रूरी नंबर से शुरू करते हैं, 7। ये वो नंबर है जो बताता है कि हमारी पृथ्वी कितने बड़े भूभागों में बटी हुई है, जिन्हें हम महाद्वीप कहते हैं। ये हमारे ग्रह की ज़मीनी बनावट की बुनियाद है। और ये हैं वो 7 महाद्वीप: एशिया, अफ्रीका, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। हर एक की अपनी अलग कहानी है, अपना अलग भूगोल है। लेकिन आज हमारा पूरा फोकस दुनिया के सबसे बड़े महाद्वीप यानी एशिया पर रहने वाला है। चलिए अब सीधा अपने मेन टॉपिक पर आते हैं। हम अपनी खोज शुरू करेंगे एशिया की ऊंची जमीनों से, यानी इसके अहम पठारों से। ये पठार इस महाद्वीप के लैंडस्केप को एक खास शक्ल देते हैं और ये बहुत ज़रूरी हैं। तो ये रहे एशिया के 5 खास पठार। सबसे पहले अनातोलिया का पठार जो टर्की में है। फिर है ईरान का पठार जिसे ईरानी माइनर भी कहते हैं। इसके बाद पोटवार का पठार पाकिस्तान में मिलेगा। म्यांमार में है शान का पठार और हाँ, यहीं से साल्विन नदी भी निकलती है। और आखिर में चीन का मशहूर लोइस का पठार। अच्छा, तो हमने इन मुख्य पठारों की एक लिस्ट तो देख ली। अब चलिए इनमें से 2 ऐसे पठारों पर थोड़ा और गौर करते हैं जो अपनी बनावट और खासियत के लिए जाने जाते हैं। तो पहले ईरान के पठार को देखते हैं। जरा सोचिए, ये पठार 2 बहुत बड़ी पर्वत श्रृंखलाओं एल्बुर्ज और ज़ाग्रोस के ठीक बीच में बसा हुआ है और यही लोकेशन इसे एक बहुत ही अलग पहचान देती है। और अब एक ऐसा पठार जो सच में कमाल है, ये है तिब्बत का पठार। ये कोई आम पठार नहीं है, ये दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा पठार है। अपनी इसी बेमिसाल ऊंचाई की वजह से इसे एक बहुत ही सही नाम मिला है, विश्व की छत। सच में ये भूगोल का एक अजूबा है। ठीक है, तो पठारों से अब आगे बढ़ते हैं और एशिया की जीवन रेखाओं को देखते हैं, यानी यहाँ की बड़ी बड़ी नदियाँ। ये नदियाँ सदियों से न सिर्फ यहाँ की सभ्यताओं को सींचती आई हैं, बल्कि यहाँ के पूरे लैंडस्केप को बनाने में भी इनका बहुत बड़ा हाथ रहा है। सबसे पहले बात करते हैं यूफ्रेटिस नदी की। ये निकलती है टॉरस पर्वत से और इसे फरात नदी के नाम से भी जाना जाता है। सबसे ज़रूरी बात यह है कि ये पश्चिमी एशिया की सबसे लंबी नदी है, जो इसे इस पूरे क्षेत्र के लिए बेहद महत्वपूर्ण बना देती है। और यूफ्रेटिस की तरह ही टिग्रिस नदी भी टॉरस पर्वत से ही निकलती है। इसका दूसरा नाम दजला नदी है और ये एक बेहतरीन मिसाल है कि कैसे नदियां शहरों की जान होती हैं। इराक का ऐतिहासिक शहर बगदाद वो इसी नदी के किनारे बसा हुआ है। आगे बढ़ते हैं हेलमंद नदी की ओर, जो हिंदुकुश की पहाड़ियों से निकलती है। ये अफगानिस्तान की सबसे लंबी नदी है और इसके बेसिन से जुड़ी एक और ख़ास बात है अफीम की खेती, जिसका इस क्षेत्र की इकोनॉमी और समाज पर बहुत गहरा असर पड़ता है। अब बात करते हैं 2 नदियों की एक जोड़ी की, आमू दरिया और सिर दरिया। ये दोनों ही पामीर घाट से निकलती हैं और जाकर अरल सागर में मिल जाती हैं। और हाँ, जब हम इस इलाके की बात कर ही रहे हैं तो ये जानना भी दिलचस्प है कि थोड़ा उत्तर में रूस में भी कुछ बहुत बड़ी नदियां हैं, जैसे ओब, येनेसी और लीना, जिनमें लीना सबसे लंबी है। और आखिर में हम आते हैं ह्वांगहो नदी पर, जिसे येलो रिवर भी कहते हैं। ये एशिया की दूसरी सबसे लंबी नदी है, पर इसका एक नाम और भी है, चीन का शोक। ऐसा इसकी विनाशकारी बाढ़ों की वजह से कहा जाता है। इसका नाम येलो रिवर क्यों पड़ा? क्योंकि ये अपने साथ पीले रंग की लोएस मिट्टी बहाकर लाती है, जो इसके पानी को एक खास पीला रंग देती है। तो जैसा हमने देखा, एशिया विशाल पठारों और शक्तिशाली नदियों की धरती है। ये सब हमें एक गहरे सवाल पर लाकर छोड़ता है कि आखिर इन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भौगोलिक विशेषताओं ने, मतलब दुनिया के सबसे ऊंचे पठार और इस महाद्वीप की सबसे लंबी नदियों ने, एशिया की महान सभ्यताओं के विकास और उनके इतिहास को